ऑन डिलिमिटेशन, फेडरलिज्म, सेंसस। पहले तो तीनों शब्दों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि होता क्या है। सबसे पहले जो आया दैट इज डिलिमिटेशन। अब यहां पे क्या करना है डिलिमिटेशन में, अभी तक ये 4 ही बार हुआ है पहली बात तो, ठीक है। अब यहाँ पे सीट्स एलोकेट करी जाती हैं कहां कहां पे, तो लोकसभा एंड दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला पॉइंट तो यही लिखना है आपने। कई बार लोकसभा की जगह पे पार्लियामेंट भी लिखा हो सकता है, वो भी ठीक ही रहेगी स्टेटमेंट, पर मेनली कौन सी बॉडी होती है आपकी, लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा की अपॉइंटमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। दूसरी आगे लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनको सीट्स एलोकेट करी जाएंगी, सीट्स एलोकेट करी जाएंगी, तो दैट इज डी लिमिटेशन। 1951 से लेके 52 तक हमारे इलेक्शन हुए थे, किस बॉडी ने करवाए थे कंडक्ट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाए थे। 1952 में ही पहला डिलिमिटेशन हुआ था, ठीक है, ये तो पहले की बात हुई। फिर इसके बाद 1963 में हुआ था, 1963 के बाद 1973, फिर हुआ था 2002। 1952, 1963, 1973, 2002, तो ये 4 डिलिमिटेशन अभी तक हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी ने पूछा था कि कितनी बार हुआ है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये 4 बार ही हुआ है अभी तक। अब देखो दूसरा जो वर्ड लिखा है यहां पे दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है अब, यस, डिवीजन ऑफ पावर कह लो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर कह लो, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह लो। मतलब सेंटर से स्टेट को और लोकल बॉडीज को, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो एक शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल नंबर 7, उसमें भी तो बोला है ना फेडरल स्ट्रक्चर, पर वहां पे क्या लिखा है, सेमी या फिर कोजाई फेडरल। कोजाई का मतलब होता है कि सेंटर के पास ज्यादा चीजें रहेंगी कंपेयर टू द स्टेट। फिर उसके अंदर 3 लिस्ट हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट याद रखना, लास्ट में काम आएगी। सजेशन दिए हैं थोड़े हाइपोथेटिकल ज्यादा लग रहे हैं वो, रादर देन प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। लास्ट में राइटर कहते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी चीजें आती हैं, कॉन्करेंट में क्या पढ़ा था हमने कि सेंटर एंड स्टेट दोनों डिसीजंस बनाएंगे, पर मेन से किसकी रहेगी, सेंटर की। पर यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसको दे दो, स्टेट लिस्ट को। तो इससे क्या होगा, जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा वो सारा कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, स्टेट रहेगा। और सेंटर को बोला कि यूनियन लिस्ट में से भी वो चीजें स्टेट को दे दो जो आपकी इंपॉर्टेंस की नहीं है। मतलब आप क्या करो, आप डिफेंस पे फोकस करो, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर फोकस करो, और जो पैन इंडिया लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर फोकस करो, बाकी की सारा ट्रांसफर कर दो स्टेट। तो ये चीज प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो तो फिर स्टेट स्ट्रांग हो जाएगी, यूएस वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा इंडिया के अंदर, तो जो पॉलिटिक्स है वो ही पूरी चेंज कर जाएगी, वैसा नहीं होगा। खैर, तो तीसरा जो वर्ड देखा आपने दैट इज सेंसस। सेंसस क्या होती है, जनगणना, यानी कि पॉपुलेशन का काउंट, पॉपुलेशन को काउंट करा जाएगा, फिर उसी के बेसिस पे यहाँ पे सीट्स एलोकेट करी जाती हैं, डिलिमिटेशन। पर यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ रही है, मेनली आपने अगर पिक्चर देखी तो स्टालिन का फोटो दिखेगा आपको, सीएम ऑफ तमिलनाडु। साउथ वाले एरिया में ये ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्यों, क्योंकि एक नारा चलता है 1976 के पास, दैट इज हम दो हमारे दो। मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी, टोटल फर्टिलिटी रेट पहुंच चुका है 6 के आसपास, 6.8 के पास या 7 तक रख सकते हो आप। मतलब मिनिमम जो बच्चे हो रहे हैं वो कितने हो जा रहे हैं, 6 से 7 के आसपास। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगी रिसोर्सेज घट जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही थे ना, उन्होंने तो उतना ही दिया था जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे हो सकती है। अब जैसे चंडीगढ़ की बात करें, 12 लाख लोगों को सपोर्ट करने के लिए चंडीगढ़ का एरिया एलोकेटेड था, पर अब यहाँ पे एक्सीड कर चुकी है, अप टू आई थिंक 48 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पर पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो सकती है। पॉपुलेशन को हम एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं बाय रेजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अब दिक्कत देखो कहां पे आ रही है, डिलिमिटेशन में हमने बोला कि सीट्स एलोकेट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब साउथ वाली साइड से एक आवाज आ रही है कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करवाई, क्योंकि आपने बोला था कंट्रोल करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट हम रिड्यूस करके लाए, हम ले आए इसको अराउंड 1.5 टू 1.8। मतलब एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, डेथ भी इसमें इंक्लूडेड होती है, मॉर्टेलिटी हो जाती है जो, वो भी इंक्लूडेड होती है। तो और आप बोल रहे हो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही हम सीट्स एलोकेट करेंगे, तब तो यूपी, बिहार, जहां पे टीएफआर, बिहार का स्पेशली मेंशन करा हुआ है, जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी 3.6 के आसपास है, मतलब मिनिमम बच्चे
3 आपको देखने को यहाँ पे अभी भी मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से सीट्स किसको ज्यादा चली जाएंगी, ऊपर वाले पार्ट में। थोड़ा सा यहाँ पे लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट भी आपको दिखेगा, बिकॉज इन्होंने बोला है हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड से मतलब है इनका कि जहाँ पे हिंदी ज्यादा बोली जाती है। यहाँ पे तमिल आ जाएगी, ठीक है, साइड में आपकी मलयालम आ गई, ऊपर कन्नड़ आ गई, इधर तेलुगु आ गई, देन यहाँ पे ओडिया आ जाएगी। तो ये क्या फोकस कर रहे हैं कि ये जो नॉर्थ वाली साइड है, जो हिंदी स्पीकिंग है, आप चाहते हो कि डोमिनेंस उनकी हो, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर भी और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके अंदर भी। इसी वजह से आप ऐसे डिलिमिटेशन करना चाहते हो पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब यहाँ पे आप एक अमेंडमेंट भी याद रखोगे, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो अभी प्रॉब्लम आ रही है ना कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स एलोकेट होंगी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इस चीज को फ्रीज कर दिया था। क्यों फ्रीज करा था? ताकि ऐसे ना हो कि लोगों को लगे सीट्स, अब देखो सीट्स किसके बेसिस पे मिल रही थी, पॉपुलेशन के बेसिस पे, पर 76 में इस चीज को फ्रीज कर दिया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं दी जाएगी। और जो सेंसस चलेगा हमारा वो 1971 का चलेगा। मतलब 1971 में जितनी पॉपुलेशन हो चुकी है बस उसी के बेसिस पे आगे भी सीट्स चलती जाएंगी। तो मतलब जिन्होंने रिड्यूस भी कर दिया वो कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज सेंसस कौन सा यूज करा जाएगा, 1971 वाला। ये तो पास्ट की बात थी। अभी जो सजेशन दिया गया है वो भी यही है कि पॉपुलेशन के लिए जो आप सेंसस बोल रहे हो 1971 वाला ही यूज करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। पर फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बहुत सारे चेंजेस करे गए थे। इसी के बाद एक और अमेंडमेंट आई थी, दैट वाज 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसमें ये चीज जो बोली थी फ्रीजिंग वाली, ये दोबारा से बोला था कि नहीं, रीएडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। इसमें बोल दिया गया था कि रीएडजस्टमेंट्स अलाउड हैं। तो ये हुआ था एज पर द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। बस अब रीडिंग ही करनी है, ज्यादा नहीं बचा। तो पूरा का पूरा केस मैंने आपको समझा दिया, तो बेसिक पॉइंट थे। अब थोड़े से आर्टिकल्स आपने ध्यान में रखने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन, उन्होंने बोला, एक मीटिंग बुलाई और बोला कि ये डेलिबरेटली डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और पॉपुलेशन के बेसिस पे, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट हो। तो ये इनडायरेक्टली साउथ वाले पार्ट की जो सीट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फिर इसी वजह से ये कंसर्न रेज किया कि आपने ही तो बोला था कि पॉपुलेशन कम करनी है, हमने पॉपुलेशन कम करी, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, हमने लिटरेसी रेट बढ़ाया। उसके अलावा एस जीडीपी, जैसे जीडीपी आप पूरे पैन लेवल पे पढ़ते हो, स्टेट वाली हर एक स्टेट की डिफरेंट होती है, ये बढ़ानी है तो पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी, हमने तो कर दी। अब अचानक से बोल रहे हो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे जी डिलिमिटेशन होगी, तो उनका कंसर्न भी कहीं ना कहीं ठीक है। पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया ही नहीं है, ना तो सेंसस की कोई बात हुई है, ना तो डिलिमिटेशन की कोई बात हुई है। तो थोड़ी सी मतलब वो हीटअप होगी है आर्ग्यूमेंट, और तो कुछ नहीं है। खैर अब थोड़ा सा पेपर से रिलेटेड पढ़ते हैं, ये तो होगी कंट्रोवर्सी। अब डिलिमिटेशन देख लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स को एडजस्ट किया जाता है पार्लियामेंट के लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज इसमें एलोकेट करी जाती हैं पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से। पॉपुलेशन चेंज कर रही है, नंबर चेंज कर रहा है, कभी एक स्टेट में ज्यादा है, कभी दूसरे में ज्यादा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इनकी बाउंड्रीज को भी चेंज कर दिया जाता है, दैट इज डिलिमिटेशन। बाकी हुई कितनी बार है? आई थिंक ये डन है, 4 ही बार हुई है अभी डिलिमिटेशन। कौन कौन सा था? 1952, 63, 73 एंड 2002, ठीक है, ये भी ध्यान में रखोगे आप। अब आते हैं दो आर्टिकल्स के ऊपर, एक है आर्टिकल 82, एक है आर्टिकल 81। 82 कहता है रिक्वायर सीट एलोकेशन एडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, जितनी बार भी सेंसस होगा सीट्स की रीएडजस्टमेंट होगी। आर्टिकल 82 के हिसाब से रीएडजस्टमेंट हर सेंसस के बाद होगी, मतलब जब भी जनगणना हुई उसके बाद सीट्स की रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर ऊपर नीचे हुआ होगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वैसे रीएडजस्टमेंट, क्या आइडिया लग रहा है इससे? क्यों जरूरी है पॉपुलेशन का नंबर जानने के बाद रीएडजस्टमेंट करना? ठीक है, मेन होता है पॉलिसीज और स्कीम्स को लेके। अगर आपके पास पॉपुलेशन का एक्चुअल अकाउंट नहीं होगा कि कितनी पॉपुलेशन किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो जब भी कोई स्कीम या पॉलिसी एलोकेट करी जाएगी तो बेनिफिशियरीज का ही पता नहीं होता है। तो इसी वजह से सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो मेन मुद्दा उसके ऊपर रहता है। और अभी जो ये वाला कॉज है दैट इज
वोटिंग के पर्पज से आ जाएगा। नंबर रिप्रेजेंटेशन वैसे ही घट जाएगी ऊपर, तो नीचे वाले तो कंसर्न में नहीं रहेंगे, ठीक है। ऊपर से आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस आ जाते हैं डिफरेंट पार्टीज के बीच में, तो वो भी रहेगा। आर्टिकल नंबर 81, इसमें लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसको लिमिट कर दिया गया है टू 550, इससे ज्यादा मेंबर नहीं एलोकेट करने हैं। और 550 टोटल एंड 530 फ्रॉम स्टेट, और 20 आ जाएंगे आपके यूटी वाले एरिया से। और साथ में बोला है इक्वल सीट टू पॉपुलेशन रेशियो, ये देखो यहाँ पे वर्ड है पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स एलोकेट करी जाएंगी, यही कंसर्न है मेन साउथ वाले एरिया का। ओके जी, नेक्स्ट। अब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें मैंने बोल दिया था, इसमें मैंडेट कर दिया था कि जो डीलिमिटेशन है आफ्टर फर्स्ट सेंसस पोस्ट होगी 2026, अभी अगले साल होएगा डीलिमिटेशन। वैसे भी तो सेंटर की तरफ से वैसे भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। बाकी सेंसस डिले 2021 में भी होना था सेंसस, आपने सुना होगा जनगणना बहुत टाइम से ये पोस्टपोन ही कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन बार बार बोलती रहती है कि सेंसस करवाओ, कास्ट सेंसस करवाओ। अब कास्ट सेंसस क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों जानना है हमें एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। अगेन पॉलिसी स्कीम्स कई बार आती है ना, कुछ स्कीम्स होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं डीएनटीज के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए, तो नंबर तो पता होना चाहिए। और अब जो एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है दैट इज क्रीमी लेयर्स का, कि जिनके पास बहुत सफिशिएंट रिसोर्सेज आ चुके हैं उनको अब हम थोड़ा एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द पॉलिसी सीकिंग। पर फिर ऑपोजिशन आती है, वो क्या कहते हैं कि इतने साल हम जो एट्रोसिटी में रहे उसका भी तो बदला पूरा लिया जाएगा, तो वो चीज भी आ जाती है। फिर इसी बेसिस पे आपके कास्ट सेंसस भी करे जाते हैं। तो अभी तो खैर जो 2031 का सेंसस होगा, तो अभी 26 का हो जाए पहले, फिर 2000 इसकी बात करेंगे। मतलब तब तक आप नहीं होंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ओके जी, नाउ चैलेंजेस क्या हैं, तो पहला जो आता है दैट इज डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। पूरे इंडिया के अंदर आप देखोगे डेमोग्राफी डिफरेंट है, स्टेट का एरिया भी डिफरेंट आपको मिल जाएगा। स्टेट का एरिया अगर ऑल्टर करना हो तो किस आर्टिकल में आता है, 2 या 3? 3। अगर फॉरेन टेरिटरी ऐड करनी हो तो आर्टिकल 2 है। अगर स्टेट के अंदर ही ऑल्टरेशन, कंट्री के अंदर ही ऑल्टरेशन करनी है, जैसे आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके क्या बना था, तेलंगाना बना था 2014 में, तो किस आर्टिकल के तहत हुआ था, आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे इम्बेलेंस देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड यूज करा है, बिकॉज जो राइटर हैं वो खुद भी साउथ वाले पार्ट से ही हैं, इसी वजह से थोड़ा सा आपको बाइसनेस उस तरफ को ज्यादा मिलेगी। तो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनका ऑलरेडी जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, दैट इज अराउंड 3.5, तो बहुत ज्यादा है, यानी कि मिनिमम बच्चे तो यहाँ पे 3 कर रहे हैं ये लोग। और ऊपर से जो टीएफआर आपको तमिलनाडु वाली साइड मिलेगा दैट इज अराउंड 1.6 टू 1.8 साउथ वाले पोर्शन में। और उसके अलावा जो पैसा कमा के दे रहे हैं, लिटरेसी ला के दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है, साउथ दे रहा है। तो ये तो वही बात होगी कि पैसा हमने कमा के दिया, तुम्हें टैक्स दिया, और टैक्स तुमने कहाँ पे एलोकेट कर दिया, जहां पे पहले से ही टीएफआर ज्यादा है। रादर देन चेंजिंग दीज सीट्स, इसमें फोकस करा गया है कि इसके ऊपर भी फोकस करा जाए, ये जो डेमोग्राफी के अंदर इम्बैलेंस है। नाउ इम्पैक्ट क्या क्या है, तो ये देखो 25% से 70% तक सीट्स में ड्रॉप आएगा साउथ वालों की अगर बात करें, सदर्न स्टेट्स की अगर बात करें। और हिंदी हार्टलैंड, यहाँ भी ये नॉर्थ की बात हो रही है, इनकी जो सीट्स हैं वो 40% से 60% इंक्रीज कर जाएंगी। अभी 40% है, ये 60% तक चली जाएंगी अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन होगी। फिस्कल डिस्पैरिटी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बहुत ज्यादा टैक्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बट रिसीव कितना करते हैं, सिर्फ 30%। और इवन जब अभी हमने वो पढ़ा था एक दिन एनईपी से रिलेटेड, याद है ना, वो शिक्षा समग्र अभियान जो चला था, समग्र शिक्षा अभियान चला था, तो उसकी फंड एलोकेशन चाहते थे तमिलनाडु के, तो सेंटर थोड़ा हट रहा था पीछे की पहले आपने मना कर दी थी, पहले तो कर दी थी मना, पर वो स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर का क्या मतलब होता है कि सेंटर को देना पड़ेगा पैसा टू स्टेट, मेन कंट्रीब्यूशन तो किसका है वहां पे, सेंटर का ही है, तो पैसा तो एलोकेट करना ही पड़ेगा। और ऊपर से अगर ये लोग टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, तो आप दे भी सिर्फ कितना रहे हो, 30% इन रिटर्न, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत बात है। तो ये भी कंसर्न इनका ठीक है। बाकी बिहार, यूपी रिसीव 250 टू 350%, तो जितना ये टैक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे उससे ज्यादा तो इनको एलोकेशन हो जाती है फंड्स की, तो दिस इज अगेन मेजर कंसर्न। ठीक है, पार्शियलिटी दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन आया था, शिफ्ट टू 2011 सेंसस, और इसमें बोला गया था जो फंड डेवोल्यूशन है, डेवोल्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल बॉडीज, वही है ये डेवोल्यूशन। ये इसकी वजह से और ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी, ये वाली जो स्टेट्स हैं हमारी साउथ वाली स्टेट्स।
ठीक है, तो ये 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में आ चुका था। और ये तो थ्रेट है फेडरलिज्म को लेके इनके हिसाब से, राइटर के हिसाब से। अच्छा, जो एडिटोरियल होता है ये राइटर का हिसाब से हम पढ़ते हैं, बाकी जो तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगी जैसे हैं। तो थ्रेट क्या है फेडरलिज्म को लेके? तो इंडिया एक मल्टी एथनिक कंट्री है, और भी बहुत सारी कंट्री है, अफ्रीका चले जाओ वहां पे भी एथनिसिटी बहुत सारी आपको मिल जाती है। तो मल्टीलिंगुअल है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम बार बार देखते हैं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज अब कितनी है? 11 है। शेड्यूल लैंग्वेजेस कितनी है? 22 है। उसके अलावा नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा छोटी छोटी और बोलियां हैं, ठीक है, लगभग 2000 बन जाती हैं ये। तो इसमें अगर बैलेंस बना के रखना है तो फेडरल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज पे फोकस किया यहाँ पे। हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन 1947 में 36% थी, और ये इंक्रीज हुए अप टू 43%। थोड़ा सा ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि पॉपुलेशन के ऊपर सिकंज कस दिया कि आपकी पॉपुलेशन, रिलीजन के बेसिस पे थोड़ा सा ये पॉइंट ऐड कर दिया। सदर्न एंड अदर नॉन हिंदी रीजन, अब देख रहे हो लैंग्वेज पे आ रहा है बार बार, यहाँ से इनकी डिमांड भी दिखती है, जो ये बोलते हैं कि हमें अपने साउथ वाले पार्ट पे द्रविड़ा नाडु बनाना है, तो वो डिमांड भी दिखती है। और इसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और ये तो वही बात हुई कि जो डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, आप तो जिनके पास ज्यादा पॉपुलेशन है उनको रिवॉर्ड दे रहे हो एक तरह से। जब फंड उनको ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक तरह का रिवॉर्ड है कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करे, ये लो ज्यादा पैसा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं रेलिवेंट भी है। रीजनल एलिनिएशन, अब लोकसभा सीट्स पर स्टेट का वो देख लो, बिहार एमपी, जहां पे अब ये थोड़ा सा देखो पॉलिटिकल पॉइंट है, ये वाली चीज कभी भी आप मेंस के आंसर में नहीं लिखोगे, जहां पे भी पार्टी का नाम आ गया आपने वहां पे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आपको इंडियन पॉलिटी आती है। आपने बस वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें हैं वही मेंशन करनी होती है, बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज। और ये नहीं लिखना है कभी भी कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, पार्टीज के नाम नहीं आपने आंसर में कभी भी लिखने। और ये जो है अब देखो बिहार, इस बार का जो बजट आया था बिहार के ऊपर बहुत फोकस मिलेगा आपको। तो अगेन वही आ गया, जहां पे पार्टी रूल करती है वहां पे फंड्स इजीली एलोकेट कर दिए जाते हैं, जहां पे ऑपोजिशन होती है वहां पे बुरी हालत हो जाती है, पैसे मांगते ही रहो, नहीं मिलता कुछ नहीं। केरला तमिलनाडु, इनका लॉस कितना देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन का, तो वो हमने दे लिया लगभग 30 to 40%। तो डिलिमिटेशन वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है।